कभी सोचा है कि एक किताब में लिखा गया कोई आइडिया सच में एक देश बन सकता है? आज हम इसी सफर को देखने वाले हैं। जायनवाद के एक विचार से शुरू होकर 1948 में इजराइल की एक हकीकत बनने तक की कहानी। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसा आइडिया जिसे लगभग हर किसी ने नकार दिया था, वो आखिर दुनिया के नक्शे पर एक देश की शक्ल कैसे ले लेता है। ये एक असाधारण कहानी है। चलिए इसके हर पहलू को करीब से समझते हैं। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, 19वीं सदी के यूरोप से। ये वो दौर था जब यहूदी समुदाय को लगातार नफरत और भेदभाव झेलना पड़ रहा था। एक सुरक्षित भविष्य की उनकी उम्मीदें कह सकते हैं कि टूट रही थीं, और यहीं से एक बहुत बड़ी समस्या की शुरुआत हुई। इसी मुश्किल दौर में थियोडोर हर्जल नाम के एक पत्रकार ने एक बहुत ही रैडिकल आइडिया सामने रखा। अपनी किताब द जूइश स्टेट में उन्होंने साफ साफ लिखा कि यहूदियों को अपना एक अलग आज़ाद देश चाहिए। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी बात थी। पर किसी आइडिया को हकीकत बनाना, वो भी इतना बड़ा, कहाँ आसान होता है। हर्जल का रास्ता तो जैसे कांटों से भरा था। उन्हें सिर्फ बाहर की दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के अंदर से भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, मुश्किलें चारों तरफ से थीं। उनके अपने ही समुदाय के लोग, चाहे वो मॉडर्न ख्यालों वाले हों या फिर कट्टर धार्मिक, सब उनके खिलाफ थे। अमीर यहूदियों ने पैसा देने से मना कर दिया, और उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतें जैसे ऑटोमन साम्राज्य या जर्मनी, उन्होंने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये सपना तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हर्जल ने हार नहीं मानी। 1897 में उन्होंने पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस बुलाई, और यहाँ उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलाया। उन्होंने राज्य या स्टेट शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा एक घर। अब सोचिए, घर शब्द सुनने में कितना कम खतरनाक लगता है ना? ये दुनिया को समझाने की एक बहुत ही चतुर रणनीति थी। हर्जल के गुजर जाने के बाद ऐसा लगा कि शायद ये आंदोलन भी ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन फिर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, और इस युद्ध ने जायनवाद के लिए वो दरवाजे खोल दिए जो अब तक बंद पड़े थे। और इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है चैम वीज़मान की। वो एक कमाल के केमिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्होंने एसीटोन बनाने का एक नया तरीका खोजकर ब्रिटेन की बहुत बड़ी मदद की। जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इनाम देना चाहा, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मेरे लोगों के लिए कुछ कीजिए। बस इसी एक बात ने जायनवाद की पहुंच सीधे ब्रिटेन के सबसे ताकतवर लोगों तक करा दी। और वीज़मान की ये कोशिश कामयाब हुई। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया। ये जायनवादी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। सोचिए, पहली बार दुनिया की एक सुपर पावर ने खुले तौर पर फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने का समर्थन किया था। और यहीं पर जायनवाद की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। हर्जल का सपना था कि एक यहूदी देश दुनिया के बाकी देशों के साथ बराबरी और सम्मान से रहे। लेकिन वीज़मान के दौर तक आते आते सोच थोड़ी बदल गई थी। अब फोकस इस बात पर था कि अपने देश का हित सबसे ऊपर है, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया, और अब फिलिस्तीन का भविष्य एक बहुत बड़े सवालिया निशान की तरह खड़ा था। समस्या ये थी कि एक ही जमीन के लिए कई लोगों से कई अलग अलग वादे कर दिए गए थे, और ये वादे एक दूसरे से बिल्कुल टकराते थे। अब जरा इस उलझन को समझिए। एक तरफ ज़ायनिस्टों को ब्रिटेन से नेशनल होम का वादा मिला था, दूसरी तरफ अरब राष्ट्रवादियों से भी ब्रिटेन ने एक बड़े अरब साम्राज्य का वादा किया था। और इन सब से छिपकर ब्रिटेन और फ्रांस ने तो आपस में ही उस पूरे इलाके को बांटने का एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया था। ये एक ऐसे टकराव की नींव थी जिसका कोई आसान हल निकल ही नहीं सकता था। अब इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का काम दिया गया ब्रिटेन को। इसे मैंडेट कहा गया। उनका काम एक तरह से एक रेफरी जैसा था। एक तरफ यहूदी, दूसरी तरफ अरब, और ब्रिटेन को बीच में संतुलन बनाना था। जाहिर है ये काम लगभग नामुमकिन था। और हुआ भी वही जिसका डर था। ब्रिटिश राज में फिलिस्तीन के हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए, बद से बदतर होते गए। तनाव और हिंसा रोज की बात हो गई थी, और इसी माहौल से जायनवाद की एक नई और ज्यादा आक्रामक सोच ने जन्म लिया।
ये सोच थी व्लादिमीर ज़ेबोटिन्स्की की। उनका साफ मानना था कि अरबों से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आयरन वॉल यानी लोहे की दीवार का सिद्धांत दिया, मतलब यहूदियों को ताकत के दम पर अपनी जगह बनानी होगी जब तक कि अरब इस हकीकत को मान ना लें। और 1920 और 30 का दशक इसी बढ़ती हुई हिंसा का गवाह बना। 1929 में दंगे हुए, 1936 में एक बहुत बड़ा अरब विद्रोह हुआ। हिंसा लगातार बढ़ रही थी और इसी माहौल में पहली बार ब्रिटेन ने कहा कि शायद इस जमीन को यहूदियों और अरबों के बीच बांटना ही एकमात्र रास्ता है। और फिर इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक हुई होलोकॉस्ट। इसमें दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अचानक एक सुरक्षित यहूदी देश की जरूरत सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, ये एक मानवीय जरूरत बन गई थी। दुनिया का नजरिया कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल गया था। अब कहानी अपने आखिरी सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी थी। ब्रिटेन जा रहा था और फिलिस्तीन की किस्मत का फैसला अब यूनाइटेड नेशंस के हाथ में था। पूरी दुनिया की नज़रें एक ऐतिहासिक वोट पर टिकी थीं। दूसरा विश्व युद्ध लड़कर ब्रिटेन की हालत खस्ता हो चुकी थी। वो अब फिलिस्तीन की इस सिरदर्दी से छुटकारा पाना चाहते थे। तो उन्होंने ये पूरी प्रॉब्लम नई बनी संस्था यूनाइटेड नेशंस को थमा दी। यूएन ने एक प्लान सामने रखा। फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब देश में बांट दिया जाए। इस पर जो वोटिंग हुई वो बहुत ही ज्यादा तनाव भरी थी और आखिर में 33 वोटों के साथ बहुत ही कम मार्जिन से ये प्रस्ताव पास हो गया। बस इसी एक वोट ने एक यहूदी राज्य के आइडिया पर अंतर्राष्ट्रीय मुहर लगा दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अरब देशों ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है। और जैसे ही आखिरी ब्रिटिश सैनिक ने वो जमीन छोड़ी, वहां एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। 14 मई 1948। एक ही दिन में इतिहास बदल रहा था। आखिरी ब्रिटिश सैनिक हटे। डेविड बेन-गुरियन ने इजराइल की आज़ादी का ऐलान किया और ऐलान की कुछ ही घंटों के अंदर 5 पड़ोसी अरब देशों की सेनाओं ने नए बने इजराइल पर हमला कर दिया। तो एक राज्य का जन्म तो हो गया, लेकिन उसके साथ ही एक नए और भी ज्यादा पेचीदा संघर्ष की शुरुआत हुई। और ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। एक ही जमीन पर 2 समुदाय जिनके अपने अपने राष्ट्रीय दावे हैं, वो एक साथ कैसे रहेंगे?